Hello aspirants, how are you all? I'm again back with the Hindu explainer and the topic for today is inflation peaks in Europe as Russia squeezes oil supply. जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है ऑयल और गैस सप्लाई का यूरोप को, क्योंकि यूरोप जो है वो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में ऑयल या गैस जो है बोरो करता था रशिया से। और रशिया ओवरऑल अगर न्यूक्लियर फील्ड में देखें या कोल फील्ड में देखें या फिर क्रूड ऑयल में देखें तो जो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन जो रशिया करती है वो काफ़ी बड़ा है, और वो भी इंपोर्ट जो है यूरोप जो करती है वो भी बहुत बड़ा है, उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसकी वजह से यूरोप वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर देयर एनर्जी सप्लाईज। और जब से रशिया का सैंक्शन हुआ, जब से यूरोप या फिर यूएस ने सैंक्शन किया है रशिया पर क्योंकि उसने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था, जब से सैंक्शन ऐसा हुआ है तो जो इकोनॉमी है यूरोप की या फिर जो यूएस की इकोनॉमी है जो वन और द अदर वे यूरोप से मिलती जुलती होती है एट टाइम्स, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और जो गैस सप्लाई या ऑयल सप्लाई है जो रशिया से आती है यूरोप को, सैंक्शन होने की वजह से वो बंद हो गया है। और रशिया ने खुद भी अपने खुद के जो गैस सप्लाई है उसको लिमिट कर दिया और पर डे की जो प्रोडक्शन होती है ऑयल की उसको भी रिड्यूस कर दिया। तो in that situation, this particular topic has been explained, and the countries who are not allowing the gases or oil to come from Russia or not importing from Russia because of the Russian attack on Ukraine, there are many problems that are being initiated in these countries। और उन कंट्री के बारे में इस पर्टिकुलर टॉपिक में बताया गया है। तो मैं यही एक्सप्लेन करूंगा कि आखिरकार जो कंट्रीज़ हैं उनके पास और क्या ऑप्शन बच जाते हैं अगर वो सप्लाईज ऑयल सप्लाईज या फिर गैस सप्लाईज एनर्जी सप्लाईज रशिया से नहीं लेते, और अगर वो रशिया पे अगर डिपेंडेंट थे इतने बड़े अमाउंट में, तो आखिरकार जब सैंक्शन लगा दिया है तो उसके बाद उनके पास और क्या रास्ते बच जाते हैं। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस। आई एम रितेश शुक्ला एंड दिस इज द हिंदू एक्सप्लेनर बाय दिशा पब्लिकेशन। तो सबसे पहला है कि ओवरव्यू क्या है आर्टिकल का। सबसे पहले जो है स्टार्टिंग ये बताया गया है कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड कर दिया या फिर अटैक कर दिया रशिया ने यूक्रेन पर, और उसके जो मेजर जो उसके आफ्टर वॉर जो है क्या बोलते हैं जो फीचर्स हुए वो ये हुए कि यूएस एंड यूके जो है अलॉन्ग विथ यूएस और यूके यूरोपियन और भी अदर यूरोपियन नेशंस के साथ इन्होंने रशिया पे सैंक्शन लगा दिया। और रशिया पे सैंक्शन लगाने के साथ साथ क्या हो गया कि जो रूबल है इनिशियली वॉर के पहले 81 था डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन जब वॉर यानी कि रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक कर दिया, वॉर शुरू हो गया, तो उस समय 151 था डॉलर के अगेंस्ट। तो इनिशियली तो रूबल वो तो फॉल कर रहा था, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स जब सैंक्शंस लग गए और 6 मंथ्स जब हो गए और जब रूबल कंटिन्यूसली फॉल करता है डॉलर के अगेंस्ट, तो आफ्टर 6 मंथ देखा जा रहा है कि मार्च से 2022 से जो रूबल है उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार हो गया है अगेंस्ट डॉलर, और ये जो है प्राइसेस वैल्यू इसकी जो है काफ़ी इंप्रूव हो रही है अगेंस्ट डॉलर। तो कहने का मतलब है कि रशिया का यूक्रेन पे जो अटैक था उसके कारण यूएस यूके बाकी यूरोपियन कंट्रीज उन्होंने सैंक्शन लगा दिया रशिया पर, उसकी वजह से रूबल was getting down against the dollar, but after 6 months now ruble is improving and there are many reasons to that। okay, अब आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए इसके बारे में देखते हैं। द प्रॉब्लम्स व्हिच वर इनिशिएटेड, जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज थी उनके लिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, जैसे कि जर्मनी, इसके मैक्सिमम सप्लाईज रशिया से आते थे, मैक्सिमम एनर्जी सप्लाईज रशिया से आते थे, और ये जो सप्लाईज थे बिकॉज ऑफ द सैंक्शन इनको सस्पेंड करना पड़ा, और इन्होंने अपने यहाँ पर होम ग्रोन एनर्जी जो है न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे इनको भी शट डाउन कर दिया था। तो जो जर्मनी की पावर सप्लाई थी रशिया के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा थी, और इनको जो है सैंक्शन करना पड़ेगा रशिया को, क्योंकि रशिया वो अटैक्ड यूक्रेन। और इन प्रिंसिपल जितने भी G8 कंट्रीज थी, जर्मनी इज पार्ट ऑफ G8 कंट्रीज, इन G8 कंट्रीज ने ये जो G7 कंट्रीज थी इन्होंने एक डिसीजन लिया था कि दे आर गोइंग टू पुट सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया बिकॉज इट अटैक्ड यूक्रेन। तो इससे क्या हुआ कि जो पावर सप्लाई जो रशिया से आनी थी वो तो
खत्म हो ही गई, जो ओवरऑल इकोनॉमी जो कि पावर सप्लाई पे डिपेंड करती है, जो कि पावर प्लांट को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है या फिर ट्रांसपोर्ट में चाहिए होती है, उन सिचुएशंस में ये सारी कंट्रीज बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई, और नहीं कर पाने के कारण जो इन्फ्लेशन है वो सोरिंग हाई लेवल पर पहुंच गया है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अप्रीहेंशंस विच आर बीइंग फेस्ड बाय यूरोपियन कंट्रीज। देन आखिरकार जो सडन सर्ज का रीजन है वो क्या है? ऑल्दो जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो उस समय भी ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इन्फ्लेशन विल बी हाई, लेकिन जो अभी जो करंट सिचुएशन है, द यूरोपियन कंट्रीज विल कम टू दिस एक्सटेंट, ये जो है थोड़ा सा प्रेडिक्ट नहीं किया गया था। जो सडन सर्ज है इन्फ्लेशन में, उसका जो मेन कारण था वो है कि सप्लाई स्क्वीज फ्रॉम रशिया, और दूसरा है सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस। अब जो सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस है और सप्लाई स्क्वीज रशिया का खुद से, इन दो कारणों की वजह से अचानक से इन्फ्लेशन जो है काफी राइज हो गया। इनिशियली जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था और जब सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए गए थे, तो रशिया ने विड्रॉ नहीं किया था, या फिर ऑयल जो भी एक्सपोर्ट होता था रशिया से यूरोपियन कंट्रीज को, उसको पूरी तरह से रोक नहीं दिया था। लेकिन लेटर ऑन पीरियड में रशिया ने ऐसे सारे सप्लाईज को भी रोक दिया, और इवन इकोनॉमिक सैंक्शंस बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्हें खुद से ही रोकने पे मजबूर कर देती है। इसकी वजह से सडन सर्ज हो गया, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा आगे चला गया। ओके, अब एक और जो पार्ट है कि आखिरकार जो यूरोपियन रीजन है वो उसमें इन्फ्लेशन जो है इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया। तो वॉर के बाद जो यूक्रेनियन वॉर था, जो अभी रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, जो यूक्रेनियन वॉर है, उसके बाद अराउंड 10% की ह्यूज राइज हुई इन्फ्लेशन में। ठीक है, 10%। अब इसके साथ साथ जो यूके में एनर्जी इन्फ्लेशन था वो 70% से भी ऊपर हो गया, जो स्पेन में था वो अराउंड 60% से ऊपर हो गया, नीदरलैंड्स में तो ऑलमोस्ट 100% टच कर गया था, बिकॉज द सप्लाईज वेर इन ह्यूज अमाउंट फ्रॉम रशिया। तो ये जो यूरोपियन रीजन थे, इनके पास मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सप्लाईज, द एनर्जी सप्लाईज कमिंग फ्रॉम रशिया, वो काफी ह्यूज अमाउंट में थे। और जब भी ऐसा इकोनॉमिक सैंक्शन पुट किया गया तो उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स थी रशिया से जो इन कंट्रीज को आती थी उनको लिमिट करना पड़ गया। और वो जो लिमिट का परसेंटेज हम देख रहे हैं कंट्री बाई कंट्री, लाइक यूके, स्पेन और इवन नीदरलैंड्स, इससे हम ये अंदाजा लगा पा रहे हैं कि जो ऐसी सप्लाई रोकने की वजह से जो लोकल प्लांट्स थे, लोकल ट्रांसपोर्ट्स थे, उससे जो आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो पा रही थी वो जो है रुक जाती हैं, और रुकने की वजह से इकोनॉमी के डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है इन कंट्रीज में करती है। और जब इकोनॉमी पर ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है देन इन्फ्लेशन इज श्योरली गोइंग टू राइज। नाउ एज आई वाज सेइंग ऑलरेडी कि ये जो है रशिया पार्ट है, रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, दिस इज यूक्रेन हियर। और जो रशिया को अगर आप जानते होंगे कि इट हैज द लार्जेस्ट लैंड पार्ट इन द होल वर्ल्ड। इसके जो वेस्टर्न पार्ट है और जो साउदर्न पार्ट है उसमें एनर्जी सप्लाईज के कई सारे संसाधन हैं। जैसे कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करें तो यूरेनियम अराउंड 35% इनका प्रोडक्शन है, 35% प्रोडक्शन है। और उस न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स थे उससे पावर सप्लाई वो थ्रू आउट यूरोप लगभग सारी ही कंट्रीज को करते थे। लेकिन जब जो है इकोनॉमिक सैंक्शन लग गया, इकोनॉमिक सैंक्शन जब इन पे लग जाता है बिकॉज रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तो ये जो इकोनॉमिक सैंक्शन जो शुरू किया गया था जिसमें कि ईयू भी इन्वॉल्व था और यूएस के साथ साथ यूके इन्वॉल्व था, ये 7 कंट्रीज ने ऐसे सैंक्शंस लगाए थे, इकोनॉमिक सैंक्शंस, जिसको देखते हुए बाकी और भी जो कंट्रीज थी अराउंड 27 कंट्रीज ने रशिया पे ऐसा सैंक्शन लगा दिया। तो ये जो भी एनर्जी सप्लाई होता था, जो भी इंपोर्ट होता था, रशिया से जो एक्सपोर्ट होता था यूरोप को, वो रुक जाता है। और रुकने की वजह से कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, पोलैंड या फिर इधर छोटी कंट्रीज जैसे कि लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सब भी इन लोगों को भी प्रॉब्लम्स जो है ऑलरेडी फेस होने लगती है, क्योंकि मैक्सिमम पावर सप्लाई जो है वो रशिया से ही थी। और जो इनका होम ग्रोन प्रोडक्शन है एक्सेप्ट फॉर फ्रांस में न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं अच्छे खासे, और ये भी जो है प्रोवाइड करते हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये जो अपना होम ग्रोन प्रोडक्शन करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो होम ग्रोन सफिशिएंट सफाइस करने के बाद बाकी कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो एक्सपोर्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज में नहीं होता, जो कि थ्रू आउट यूरोप सारी कंट्रीज के पावर कंजम्पशन को जो है वो एडअप कर सके। तो इसलिए रशिया जो है लार्ज चंक
पावर कंजम्पशन का रखता था यूरोप का, बट आफ्टर द इकोनॉमिक सैंक्शन आज हम देख रहे हैं कि रशिया हैज खुद से ही उसने अपने आप को भी रोक लिया है। अपने आप से पावर कंजम्पशन करने के लिए वो सारा जो प्राइवेट इवन कंजम्पशन या प्रोडक्शन होता था उसको, वो भी जो भी एक्सपोर्ट होता था रशिया से, उसको भी रोक दिया गया। और बाकी खुद से ये कंट्रीज जो अपने आप को लिमिट कर ही रहे हैं। तो आखिरकार जो इनका रीजन ओवरऑल आ रहा है कि अब ये जो अपने होम ग्रोन प्रोडक्शन है, होम ग्रोन पावर सप्लाई है, उसको कैसे जो है एनहेंस करेंगे। तो उसमें जो पावर एक्सपेंशन है उसको लेके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके बारे में आगे यहां पर देखना है। ओके, तो एज आई वाज सेइंग कि रशिया हैज अ लार्जर पार्ट। ये जो रीजन है रशिया का, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट। मैक्सिमम बेसिन्स हैं, ऑयल सप्लाई बेसिन्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी इस एरिया में है, इवन साउदर्न पार्ट में जो एक्सटेंडेड है वहां पर है। इन सारे एरिया से थ्रू आउट द यूरोप पावर सप्लाईज होते थे। नाउ दीज पावर सप्लाईज हैज बीन सस्पेंडेड। इवन रशिया हैज स्टॉप्ड इटसेल्फ। अब जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो कि यूरोप में डेवलप हो रहा है वो ये है कि आखिरकार ये अपना पावर सप्लाई कैसे डेवलप करेंगे, या एनर्जी सप्लाई, इसको ये कैसे डेवलप करें। और जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है रशिया के जो पावर थी जो इंपोर्ट होती थी वहां से, उसके खत्म होने से जो डेफिसिट आया है उसको कैसे जो है फिलअप किया जाए। तो जर्मनी तो सबसे पहले इसका बहुत बड़ा रोल था। ये जो है पावर काफ़ी एक्सपोर्ट करते थे जर्मनी से, रशिया से काफ़ी ज़्यादा पावर ये लेते थे। और इनके पास खुद का न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था उसको इन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया था। तो जो एक्सपैंड करने के लिए जो बाकी कंट्रीज जो कि ये कह रही हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है जिसके थ्रू वी कैन गिव आवरसेल्व्स दी फुलफिलमेंट फॉर पावर कंजम्पशन, उसमें सबसे पहले फ्रांस है, इसके साथ फिनलैंड है और स्पेन है। ये तीन कंट्रीज ये चाह रही हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उसके थ्रू हम पावर कंजम्पशन, पावर प्रोडक्शन शुरू करें और जो होम ग्रोन जो भी डिमांड है उसको पूरा करें। लेकिन इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया या फिर इसके साथ साथ नीदरलैंड्स या बेल्जियम, ये जो कंट्रीज हैं इनका ये कहना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है उनको प्रोड्यूस करने में एटलीस्ट 10 ईयर्स लगते हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, एटलीस्ट 10 साल लगेंगे या डेकेड लग सकता है। और जब ऐसा प्रोडक्शन न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू करना होगा तो एटलीस्ट 10 ईयर्स का टाइम देने के बाद यहाँ पर एनर्जी जो है सफिशिएंट हो पाएगी, यानी होम ग्रोन एनर्जी जो है तब जाकर सफिशिएंट हो पाएगी। तो एक तो ये टाइम टेकिंग है, जो ये कंट्रीज न्यूक्लियर रिएक्टर को के अगेंस्ट बोल रहे हैं उनका ये कहना है कि 10 ईयर्स टाइम लग जाएगा। ऊपर से जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको एक सिक्योर रूप से एस्टैब्लिश करना, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्योंकि फुकुशिमा में जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रॉब्लम हो गई थी 2011 में, उसकी वजह से बहुत सारी कंट्री जैसे कि जर्मनी 2011 की वजह से ही सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स वो बंद कर दिया था। अब बेल्जियम, नीदरलैंड या ऑस्ट्रेलिया कहना है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप होते हैं उनकी सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण वो ये कहना चाहते हैं कि इसके अलावा हमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर कंट्रीज और हमें बाकी कंट्रीज के जो एनर्जी प्रोडक्शन है या फिर उनसे बोरो करने की जो स्थिति है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द यूरोपियन नेशन कंट्रीज, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी के बीच में विशेष डिफरेंस है, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया के बीच में डिफरेंस है, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और का डिफरेंस है फ्रांस, स्पेन और फिनलैंड से, और जर्मनी का डिफरेंस है फ्रांस से। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यूरोपियन नेशंस कंट्रीज के बीच में, उस पर बहुत बड़ा डिबेट ये चल रहा है कि आखिरकार जो पावर कंजम्पशन है उसको फिलअप कैसे करें। तो एक जो रोल न्यूक्लियर रिएक्टर का है उस पर काफी कम कंट्रीज जो एग्री कर रही हैं। फ्रांस जैसी कंट्री जिनके पास ऑलरेडी ऐसे पावर सप्लाई है वो तो एग्री कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया या फिर बेल्जियम जैसी कंट्री जिनके पास नहीं है, या फिर जर्मनी जिनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है, दे आर सेइंग दैट वी नीड टू एक्सपैंड द कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज, और उस कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम जो है पावर कंजम्पशन उनसे जो है और ले सकते हैं। और इसके लिए ये बाकी एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज या फिर इवन चाइना से भी सप्लाई लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा रोल जो है देख रहे हैं। तो दिस इज द ओवरऑल एक्सपेंशन, हाउ द एक्सपैंडिंग द पावर प्लांट विच इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और उसके थ्रू जो पावर कंजम्पशन करेंगे वो प्लान
जो है यूरोप के लिए कैसा रहेगा वो आगे देखने में मिलेगा। और ये भी देखने को मिलेगा कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होम ग्रोन डेवलप किए जा रहे हैं उससे कितना वो पावर डेफिसिट को कम कर पाएंगे। तो दिस इज द ओवरऑल पर्सपेक्टिव दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और इसमें थ्रू ऑल दीज पावर कंजम्पशन डेफिसिट और जो भी पावर सप्लाई आती थी रशिया से, उससे जो इकोनॉमी पे असर पड़ता है स्ट्रांगली, और उसके वजह से जो इन्फ्लेशन सोर हाई हो रहा है उसके बारे में ही इस आर्टिकल में बताया गया था। ओके, सो दिस इज द ओवरऑल purview of the article. I hope that you were able to understand these minuscule detail here. So thank you for watching this. Stay home, stay safe, and keep learning.